क्या कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पुल और एक मेडिकल स्कैन, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जिन्हें मापकर हमारी दुनिया को आकार दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब छिपा है तरंगों के भौतिकी में। जी हाँ, फिजिक्स का यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमारी दुनिया की दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल सही। ये दोनों ही चीजें वेव्स और वाइब्रेशंस यानी तरंगों और कंपनों के सिद्धांतों पर काम करती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि साइंटिस्ट इन कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए कभी-कभी रूलर और स्टॉपवॉच जैसे बिल्कुल सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, वाइब्रेशंस की फिजिक्स को समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं कैंटिलीवर। देखते हैं ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, जरा एक डाइविंग बोर्ड के बारे में सोचिए, या फिर घर की बैल्कनी। ये दोनों ही कैंटिलीवर के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को समझना इंजीनियरिंग और बिल्डिंग डिजाइन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस अपनाते हैं। वो एक कैंटिलीवर बीम को इलास्टिसिटी यानी कि लोच को मापने वाले एक सटीक टूल में बदल देते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। एकदम सटीक माप के लिए सिर्फ एक वाइब्रेशन का टाइम लेने के बजाय इतने सारे, जैसे कि 20 ऑसिलेशंस का टाइम क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए, इसका कारण बहुत सिंपल है। जब हम कई सारे ऑसिलेशंस का एवरेज टाइम लेते हैं ना, तो स्टॉपवॉच को स्टार्ट और स्टॉप करने में जो हल्की सी ह्यूमन एरर होती है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो कहीं ज्यादा सटीक, कहीं ज्यादा एक्यूरेट होता है। चलिए, अब वाइब्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी तरंग की दुनिया में चलते हैं जिसे हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन जिसकी मदद से हम चीजों के आर पार जरूर देख सकते हैं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी उन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा होती है जिन्हें हम सुन पाते हैं। और इसी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इनकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती हैं, और इसी वजह से ये मेडिकल और इंजीनियरिंग इमेजिंग में इतनी ज़्यादा काम आती हैं। जी हाँ, 20,000 हर्ट्ज, ये वो थ्रेशोल्ड है, वो सीमा है जिसके पार कोई भी साउंड अल्ट्रासाउंड बन जाती है। मतलब हम इंसानों के सुनने की रेंज से बिल्कुल बाहर। तो सवाल फिर वही है कि अगर हम इन तरंगों को सुन ही नहीं सकते, तो फिर साइंटिस्ट इन्हें इतनी सटीकता से, इतने प्रिसिजन के साथ मापते कैसे हैं आखिर? इसका राज छिपा है एक खास इंस्ट्रूमेंट में, जिसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर। ये करता क्या है कि ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एक इनविजिबल वेव को मेजरेबल यानी मापने लायक बना देता है। ये एक स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनाता है। मतलब एक ऐसी वेव जो आगे नहीं बढ़ती, बल्कि एक ही जगह पर ऊपर नीचे होती भी महसूस होती है। तो ये काम कैसे करता है समझे। नीचे लगा एक क्रिस्टल लिक्विड के अंदर ऊपर की तरफ एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है। अब ऊपर एक और क्रिस्टल है जिसे हम मूव कर सकते हैं, वो इस वेव को वापस नीचे रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये आने वाली और जाने वाली वेव एक दूसरे से मिलती हैं, और जब ये क्रिस्टल से खास दूरी पर होते हैं तो एक स्टेशनरी वेव बन जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट में एकदम से एक स्पाइक आता है। और बस इन दो स्पाइक्स के बीच की दूरी ही ठीक आधी वेवलेंथ होती है। और एक बार वेवलेंथ पता चल गई और फ्रीक्वेंसी तो हमें पहले से ही मालूम है, तो इन दोनों से साइंटिस्ट बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस लिक्विड में साउंड की स्पीड कितनी है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो लैब में होने वाले छोटे छोटे बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, ये हमारी असल दुनिया में कितने बड़े स्केल पर काम आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक छोटी सी बीम के सिंपल से वाइब्रेशन को समझना, यही वो नॉलेज है जो इंजीनियर्स को गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े पुल और यहां तक कि एयरक्राफ्ट के विंग्स जैसी विशाल और सुरक्षित चीजें डिजाइन करने में मदद करती है। और बिल्कुल इसी तरह पानी के एक छोटे से टैंक में एक इनविजिबल साउंड वेव की स्पीड को मापना, यही वो खोज है जो आगे चलकर जिंदगी बचाने वाली मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन या फिर समुद्र की गहराई नापने वाले सोनार सिस्टम की नींव रखती है। यहां एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी का जिक्र आता है जो दिखाता है कि वेव फिजिक्स को नजरअंदाज करने के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह मामला है टकोमा नैरो ब्रिज का। 1940 में यह पुल सिर्फ हवा के कारण पैदा हुए रेजोनेंस यानी अनुनाद की वजह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
रेजोनेंट वेव्स जैसी वो कौन सी दूसरी इनविजिबल ताकतें हैं जो अभी इसी वक्त हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं? और इन छिपी हुई शक्तियों को सही सही मापना हमारी टेक्नोलॉजिकल तरक्की और हमारी अपनी सेफ्टी के लिए आखिर कितना जरूरी है?